हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमने पीआरपी पे एक वीडियो अपलोड किया था और उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए। तो उससे हमको पता चला कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि उनको पीआरपी कराना है या हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है। अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी कराना है तो उसको लेके उनके मन में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, उसको लेके कोई रिस्क है कि नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद जो हेयर शेडिंग होती है वो क्या होती है और कब तक रिकवर होती है, और जो फाइनल रिजल्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का वो कितने दिनों में पेशेंट को दिखने को मिलता है। तो अगर आपको भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हमने कई वीडियो में देखा कि कई सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में फर्क क्या है। पीआरपी जो है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर पे वर्क करता है, मतलब कि अगर आपके बाल काफी पतले हो गए हैं और आपको कंप्लीट बॉल्डनेस अभी तक आया नहीं, बाल स्लो ग्रो हो रहे हैं, बिल्कुल बेजान से हो गए हैं और बहुत पतले हो गए हैं, तो वैसे केसेस में आपको पीआरपी बहुत हेल्प कर सकता है। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बेसिकली एक बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है। जैसे कि आपके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं है, या आप जहाँ बाल चाहते हैं वो एरिया में बाल नहीं है, या तो फिर वहाँ पे डेंसिटी जो है वो 70% से ज्यादा कम हो गई है, मतलब कि अगर एग्जिस्टिंग बालों की ग्रोथ बढ़ती भी है तो वो आपके सिर को अच्छे से ढकने में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो वैसे केसेस में आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। जो पेशेंट को थोड़े एरिया में बॉल्डनेस है पर बाकी एरिया में हेयर थिनिंग है, वैसे पेशेंट में हम पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांटेशन दोनों ट्रीटमेंट को रेकमेंड करेंगे। ओके, तो अभी समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। तो मैंने एक डमी लिया हुआ है जिसको मैं आप अच्छे से समझा सकूं। ये नॉर्मल एक हेल्दी हेड होता है कि जिसमें आगे से लेके पीछे तक सारे बाल होते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ग्रेजुअली क्या होता है कि धीरे धीरे आगे से ये बाल शेड होने लगते, पतले होने लगते थे, और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट जो है बॉल्डनेस डेवलप करता है। बॉल्डनेस के अलग अलग ग्रेड होते हैं, ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 7 तक होता है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो क्या होता है कि शुरुआत में पेशेंट सिर्फ आगे से हेयर लूज करना शुरू करता है और वो धीरे 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 पीछे जाता है, उसी टाइम पे बाल पतले भी होने लगते हैं। अब समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता कैसे है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर बॉल्ड पेशेंट में पीछे का जो एरिया है, जिसको हम ऑक्सीपिटल स्काल्प भी बोलते हैं, वहां पे जो बाल है वो अक्सर रह जाते हैं और ऊपर के जो सारे बाल है वो सारे बाल चले जाते हैं। तो अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन में किया जाता है कि जहाँ पे बहुत सारे ये रूट्स है, वहां से कुछ बालों के रूट्स को निकाला जाता है और जहां पे बिल्कुल बाल नहीं है वहां पे उन रूट्स को लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थेशिया में होता है ताकि पेशेंट बिल्कुल ही कॉन्शियस रहता है, बिल्कुल बेहोश नहीं होता। बट हाँ, जो एरिया में हम सर्जरी कर रहे होते हैं वो सारा एरिया नम हो जाता है, कि ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया कि इस एरिया से बाल लिए जाते हैं, तो यहाँ से बाल निकालने के बेसिकली दो तरीके। एक जो होता है स्ट्रिप मेथड होता है, जिसको FUT बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे एक यहाँ से पूरी स्ट्रिप निकाली जाती है, फिर ये एरिया में सूचर लगा दिए जाते हैं और जो बालों की स्ट्रिप हमको मिली है उसमें से एक एक बाल डाइसेक्ट करके अलग किया जाता है, और उसके बाद जहाँ पे बॉल्डनेस है वहाँ पे डिजाइन किया जाता है, वहाँ पे होल्स क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद उन बालों को उसमें लगाया जाता है। और लगाने के बाद 7 डेज के बाद यूजुअली हेड वॉश होता है। दूसरा जो टेक्निक होता है उसको FUE बोलते हैं, जिसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। उसमें पूरा स्ट्रिप निकालने की जगह पे एक बालों को निकाला जाता है, जो आप बाजू के एक वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ऐसे एक बालों को निकालने से फायदा ये होता है कि पीछे कोई लंबा कट नहीं पड़ता और स्टिच लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम लगाने का तरीका मोरलेस सेम होता है। लगाने की भी 2-3 मेथड है, वो भी हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। अब एक्सट्रैक्शन खत्म हो गया तो अब आते हैं डिजाइनिंग के बाद। तो डिजाइनिंग में क्या ध्यान रखना होता है कि जैसे हमने पहले हेयरलाइन को डिजाइन कर दी। अब कई डॉक्टर जिगजैग हेयरलाइन ड्रॉ करना प्रीफर करते हैं, बट जो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो जिगजैग सिर के ऊपर पेन से ड्रॉ नहीं करते, बट जब वो होल्स बना रहे होते हैं वो उसी टाइम पे उसको क्रिएट करते हैं। जो एक लाइन ड्रॉ करी जाती है वो आर्बिट्री लाइन होती है, जिससे खाली उनको एक गाइडेंस मिलता है कि हेयरलाइन को इस पोजीशन पे हमको रखना है। जो एरिया में बिल्कुल बाल नहीं है उस एरिया में हमको हेयर डेंसिटी ज्यादा देनी होती है, और जो एरिया में एग्जिस्टिंग हेयर है वहाँ पे उन हेयर के इन बिटवीन हमको बाल लगाने हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी रिलेटिवली लो आती है। डिजाइनिंग जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यही ओवरऑल जो रिजल्ट है उसको डिसाइड करता है। अगर किसी पेशेंट में
बहुत अच्छे ग्राफ निकले हैं, बट अगर डिजाइनिंग ठीक से नहीं की गई है तो उसका रिजल्ट बहुत ही खराब दिख सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिजाइनिंग वाला जो स्टेप है डॉक्टर खुद करे। अब आता है इम्प्लांटेशन पे। इम्प्लांटेशन मतलब ये होता है कि हमने जो पहले ग्राफ निकाले थे उसके बाद डिजाइनिंग में जो होल्स क्रिएट किए थे उस होल में निकाले हुए ग्राफ को लगाना है। लगाने के टाइम पे जो ध्यान रखना है कि बालों के रूट को क्रश ना किया जाए। उसके नीचे का जो पोर्शन होता है, जो बल्ब होता है, उसको अगर फोर्सेप्स से पकड़ के हम डालने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो दब जाते हैं, जिसकी वजह से रूट को डैमेज होता है और बाल ठीक से ग्रो नहीं हो पाती है, तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं होती। तो जो आइडियल तरीका होता है कि जिसमें आप रूट को पकड़े भी ना, खाली हेयर को ऊपर से पकड़ के अंदर इंसर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ये हमने रूट ग्राफ निकाला है, ये उसका रूट है और ये ऊपर का स्किन वाला पोर्शन है, और ये जो है वो हमने होल बनाया है स्किन के अंदर। तो उसको नॉर्मली हम ऐसे ऊपर से पकड़ के इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, रूट को टच नहीं करते। इम्प्लांटेशन का जो दूसरा तरीका है वो इम्प्लांटर पेन से होता है। उसमें ऐसे इम्प्लांटर पेन यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आगे आप ध्यान से देखोगे तो एक नीडल जैसा है, वहाँ पे वो जो हमने ग्राफ निकाला है उसको लोड किया जाता है और फिर उसको ऐसे करके स्काल्प के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम रूट को बिल्कुल टच नहीं करते, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम रूट को डैमेज किए बिना रूट ग्राफ को रेसिपिएंट साइड में लगा सकते हैं। बट अगर कोई जिसको जो स्टाफ अपना लोड कर रहा है, वो जब उसको नीचे से अगर पुश करके लोड कर रहा है तो वहाँ पे वो उस रूट को डैमेज कर सकता है। तो स्टाफ ट्रेन होना लोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे अलग अलग साइज के इम्प्लांटर आते हैं, उसका कलर कोडिंग होता है, जैसे जैसे कलर बदलता है उसकी साइज बदलती है। तो सिंगल हेयर ग्राफ के लिए अलग इम्प्लांटर यूज होता है, 2 हेयर वाले ग्राफ के लिए अलग यूज होता है, सिमिलरली 3 और 4 हेयर वाले ग्राफ के लिए अलग इम्प्लांटर यूज होता है। ये हमारा तीसरा स्टेप खत्म हो गया। उसके बाद पेशेंट की बैंडेज की जाती है, जहाँ पे डोनर एरिया जो है उसमें बैंडेज की जाती है। रेसिपिएंट एरिया मतलब कि जहाँ पे हमने बाल लगाया है वहाँ पे किसी भी तरह की बैंडेज हमारे क्लिनिक में नहीं होती, और ज़्यादातर क्लिनिक प्रेफर करते हैं कि उस एरिया को बिल्कुल ना छुआ जाए। हाँ, कुछ क्लिनिक है जो वहाँ पे भी बैंडेज करते हैं, वो उनका प्रोटोकॉल है, बट हम ये प्रेफर करते हैं कि रेसिपिएंट एरिया को बिल्कुल ही खुला छोड़ देना है और खाली डोनर एरिया पे बैंडेज लगानी है। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे। सर्जरी के बाद क्या क्या ध्यान रखना है और आगे कैसे फॉलोअप रखना है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो है कि हमको वो एरिया को 7 दिन तक टच नहीं करना है। दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस आता है वो आता है कि ऐसे एक सलाइन बोतल दी जाती है, इसमें स्टेराइल वाटर है और कुछ नहीं है। नॉट जरूरी नहीं है कि इसमें आप नॉर्मल सलाइन ही भरे। आपके घर में जो पीने का पानी है, जैसे कि आरओ वाटर हो गया या तो फिर अपना जो मिनरल वाटर आता है, वो भी आप उसमें भर के यूज कर सकते हैं। इसको एवरी हाफ एन आवर मतलब हर आधे घंटे में आपको इम्प्लांटेड एरिया पे ऐसे स्प्रे करते रहना है। ये बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, और उसको वेट रखना है। ये जो स्प्रे करना है आपको वो दिन के दौरान करना है, रात को सोने के बाद स्प्रे करने के लिए स्पेशली उठने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना सेकेंड मोस्ट इंस्ट्रक्शन है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको रेगुलर लेनी है। ये मेडिसिन यूजुअली 5 से 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक होती है जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, एक पेन किलर होती है जिसकी वजह से आपको सर्जरी के बाद किसी भी तरह का पेन ना हो, और तीसरी मेडिसिन जो होती है वो आपकी स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए होती है, जो यूजुअली माइल्ड स्टीरॉयड होती है, बट वो बहुत ही कम डोज में होती है। तो विदाउट एनी फियर आप उसको आराम से ले, किसी तरह का डर मत रखिए कि स्टीरॉयड है तो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। डोनर एरिया पे लगाने के लिए आपको एक एंटीबायोटिक क्रीम प्रिस्क्राइब की जाती है जो आपको तीसरे दिन से लगानी है। तो जो डोनर एरिया की बैंडेज है वो यूजुअली तीसरे दिन पे निकल जाती है, और वहाँ पे फिर वो आपको अपनी एंटीबायोटिक क्रीम अपने ही हाथों से दिन में 2 बार लगानी रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम काम पे कब जा सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑफिस वर्क होता है, जिसको एसी कैबिन में ऑफिस में बैठ के काम करना है, वो सर्जरी के तीसरे दिन से ऑफिस जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जिन लोगों को बाहर घूमना रहता है, मार्केटिंग का काम है या बाइक पे ज़्यादा घूमते हैं, डस्ट वगैरह में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वैसे लोग प्रेफरेबली 7 डेज के बाद अपने काम पे जाए तो अच्छा रहता है। सर्जरी कराने के बाद खाने को लेके किसी भी तरह की परहेज नहीं है, कोई भी फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप नॉर्मल हाइजीनिक फूड कहीं का भी ले सकते हैं, चाहे वो आपके घर का हो या किसी अच्छे रेस्टोरेंट से भी आप मंगा के ले सकते हो। जिस फूड से आपको पास्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो या आप एलर्जिक हो, जो आपको पता है वैसा फूड आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज फूड को लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डे टू डे बाथिंग वगैरह में आप गले के नीचे आराम से नहा सकते हैं, खाली सिर पे पानी डायरेक्टली आपने डालना नहीं है।
अगर शावर लेते हैं तो सीधा हेड पे शावर नहीं लेना है, जो हैंड शावर होता है उसे गले के नीचे आप नॉर्मल वे में बात ले सकते हैं। आप बेसिन के सामने खड़े रह के अपना चेहरा भी वॉश कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन समझनी है तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप जा सकते हैं। उसमें आपको सारी स्मॉल डिटेल्स जो सर्जरी के बाद पेशेंट को ध्यान रखनी है वो हमने डिटेल में वहाँ पे बताई हुई है। अब आता है हेयर शेडिंग पे कि हेयर शेडिंग कब स्टार्ट होता है। तो यूजुअली सर्जरी करने के 2 हफ्ते के बाद अप टू 6 वीक, मतलब समझिए कि सर्जरी हुई उसके 15 दिन के बाद यूजुअली हेयर शेडिंग स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू रहता है 1.5 से 2 महीने तक। उस दौरान जो लगाए हुए बाल है उसमें से कुछ बाल निकलने लगते हैं और पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि उनको जो लगाने के लिए लोशन दिया गया है वो लगाने के कारण या तो शैम्पू करने के कारण उनका हेयर लॉस हो रहा है, बट ये कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमिना है। शेडिंग होना ऑलमोस्ट 70-80% में देखा है, बट शेडिंग का अमाउंट जो है वो वेरी कर सकता है। किसी पेशेंट में ऑलमोस्ट 90% तक बाल शेड हो जाते हैं, किसी पेशेंट में कम भी होते हैं। बट कितना शेडिंग हुआ या पहले स्टार्ट हुआ या लेट स्टार्ट हुआ उससे उसके फाइनल रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको शेडिंग होता है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। शेडिंग के बाद यूजुअली 3 महीने के अंदर मतलब कि सर्जरी से 3 महीने के बाद बाल उगना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत के जो हेयर होते हैं वो काफ़ी फाइन बेबी हेयर जैसे होते हैं, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इन बिटवीन शेडिंग फिर से चालू रहता है, वो बहुत कम अमाउंट में होता है और फिर जैसे जैसे नेक्स्ट बाल ग्रो करने लगते हैं धीरे धीरे थिकनेस भी ज़्यादा होती है और उनकी लेंथ भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती है। अराउंड 6 मंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 से 60% तक हेयर ग्रोथ आ जाए एंड 8 to 9 मंथ में तकरीबन 95% से ज़्यादा तक ग्रोथ आ जाती है। किसी पेशेंट में हेयर ग्रोथ जल्दी भी आती है, कुछ पेशेंट में टाइम लगता है, तो उनको भी अप टू 1 ईयर ऑलमोस्ट ग्रोथ आ जाती है।